जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट हम लोग 17 देखने वाले हैं। और यह हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बुक का है, जिसमें आपको टोटल 28 सेट दिया गया है। तो हम लोग का जो है 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोग का पहला प्रश्न है तो आपका ये मैथ का प्रश्न है। तो आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, आपको इसको सॉल्व करिएगा। और चलिए हम लोग अपने हिंदी और इंग्लिश जीके जीएस के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का 11 नंबर जो प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। ये हिंदी का प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये किसकी रचना है। तो यह मोहन राकेश की रचना है। राइट आंसर डी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो हरिशंकर जो परसाई हैं वह प्रसिद्ध है व्यंग के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करें। यहाँ पर है कि हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का देखिए जो वर्षा और जनता है ये हमेशा एक वचन में जो है प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इसमें से कौन सी है। तो इसका जो पहली कहानी है वो देखिए वह है ग्राम। कौन सी है पहली कहानी उनका है ग्राम। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। यह जो प्रकाशित हुआ था 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी जो है पहली कहानी ग्राम को प्रकाशित किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचाना है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर अस्थाई दिया गया है, हिंदी है, हिंदू है और दायित्व है। तो इसमें हम लोग का जो गलत है वह हिंदू जो है, इसमें आपका गलत दिया गया है। ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा माइनर गलती है, थोड़ा सा आप लोग जब ध्यान दीजिएगा तो देख लीजिए ये हिंदू कहाँ पर गलती है। इसका जो सही हिंदू होगा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो ये हिंदू लिखा जाता है तो हिन और ये दू ऐसे होता है। दू का ये दू जो होता है देखिए आप लोग ये नीचे वाला है और इसमें कैसे दिया गया है, तो इसी में आपको ये गलत होया था। और इस प्रकार जो ये हिंदू होता है ये सही होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि वृष भानुजा किस शब्द की समानार्थी है। यह जो वृष भानुजा है ये किस शब्द का समानार्थी है। जानकी, राधा, पार्वती या फिर सीता। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए राधा का। ये वृष भानुजा जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कथा उपन्यास जो सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ठीक, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपको कृष्ण। ठीक, कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होता है, कृष्णा होता है। ठीक, इसमें अगला है कि तरंग शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो तरंग का समानार्थी उर्मी होता है। क्या होता है, उर्मी। अगला जो प्रश्न है कि मक्खन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो मक्खन लाल चतुर्वेदी को उनकी जो है हिम तरंगिनी रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न ये अंग्रेजी का प्रश्न है। इसमें से जो 10 प्रश्न है इसमें अंग्रेजी का है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है एन एरर। देखिए इसमें से एक जो है सेंटेंस में एरर है। इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। यदि आंसर आपको इसमें एरर यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें आप लोग आंसर डी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें से आपको एरर है तो उस एरर को खोजना है। तो इस एरर में देखिए क्या है कि देखिए हम ये पूरा एक ही सेंटेंस है। जैसे कि शी मेड देन सेंग और मेलोडियस सॉन्ग्स। तो यहाँ पर फिर है कि देखिए इसमें जो गलत है कि ऑप्शन जो है बी में गलत है। और बी का जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक है कि द देन यहाँ देम सेंग। यहाँ पर देम सेंग के जगह पर यहाँ पर देम सिंग होना चाहिए। क्या होगा, सिंग होगा। देखिए जो मेक अथवा मेड के बाद जो ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए और तब इसके बाद जो है मेन वर्ब हमेशा जो है
V1 के रूप में जो इस्तेमाल होना चाहिए। तो सेंग का यहाँ पर V1 क्या होगा, सॉन्ग, सेंग का होगा यहाँ पर सिंग होगा, तो क्या होगा, सिंग का प्रयोग होगा, तो ये सही हो जाता। ठीक, चलिए अगला जो 22 नंबर प्रश्न है कि फ्रॉम अ कंपाउंड नाउन विद द वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें कंपाउंड नाउन के साथ आपको इसमें शब्द को चूज करना है। तो इसमें आपका जो चेक आउट है वो आपका कंपाउंड नाउन है। ठीक, यहाँ पर जो है हाइफन से जुड़ा होता है उसको कंपाउंड नाउन में कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मेक द एग्जेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व है। यहाँ पर नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑफ ऑप्शन। देखिए इसमें से आपका नर्व का है, इसका आपको एग्जेक्टिव बताना है, क्या होगा, तो इसका एडजेक्टिव होगा नर्वस होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका ये नर्व का जो होगा नर्वस हो जाएगा एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है कि द लायन विल बी, यहाँ पर सेंटेनेड बाय द ब्लैंक, यहाँ पर बाय द ब्लैंक इसको आपको चेंज करना है वॉइस में। ठीक, तो इस वाक्य को यहाँ से यहाँ तक है, इसको आपको जब वॉइस में चेंज करिएगा तो इसका क्या होगा, देखिए यह जो है एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस इसका सही होगा। क्या होगा, इसका जो एक्टिव वॉइस है वो सही होगा। इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा कि द ब्लैंक विल सेंग, यहाँ पर सैंक्शन द लाइन, क्या होगा, द ब्लैंक विल सैंक्शन द लाइन। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि चूज द वर्ड एंटोनेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर वाइटल का आपको वेंटोनेम यानी कि विलोम शब्द खोजना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का जो वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इसका विलोम क्या होगा, यहाँ पर इसका जो विलोम होगा अनइम्पोर्टेंट होगा। इसका मतलब होता है कि महत्वपूर्ण नहीं। ठीक, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण और यहाँ पर जो है अनइम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण नहीं। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से सही मीनिंग सही जो है चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आई हैव लिव्ड इन द टाउन डॉट चिल्डहुड, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग का जो राइट आंसर होगा तो इसमें आपका सिंस का प्रयोग होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होने का भी कारण है। देखिए जो आपका चिल्डहुड से पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, इसलिए आपको यहाँ से आपका सिंस का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर वर्ड गिवन। जैसे कि यहाँ पर क्विट का आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग खोजना है। तो क्विट मतलब क्या होता है, क्विट को मतलब होता है आपका खोज होता है। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा इंटेंसिव और सर्च होगा, इंटेंसिव सर्च हो जाएगा। यहाँ पर क्विट मतलब खोज होता है, तो इसका बेस्ट मीनिंग होगा इंटेंसिव सर्च हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड मार्क्स इट इन योर आंसर शीट। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको एक वाक्य जो मीनिंग है इसमें गलत है, और कौन सा गलत है, तो इसमें हम लोग का गलत जो है कि लोलवी है जो है गलत है। इसमें लोलवी का मतलब लोरी होता है और इसमें आपको जो है एक और हो डबल एल होता है, LULLABY होता है, तो लोलवी मतलब लोरी होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू मेक हट। यहाँ पर इस मुहावरे का सही अर्थ खोजना है कि टू टेक, यहाँ पर टू टेक हट है। टू टेक हट का जो आपको इसका मतलब होता है अस्वान होना, क्या होना, अस्वान होना। तो इसका आपको सही जो अर्थ होगा वह होगा कि टू बिकम हेल्पफुल। क्या होगा, टू बिकम हेल्पफुल। चलिए अगला जो प्रश्न है कि ट्रांसफर, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग और दिस बुक इज डिफ़िकल्ट। तो दिस बुक इज डिफ़िकल्ट इसका सही मीनिंग होगा कि दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, यानी कि इसका मतलब है कि दिस बुक इज नॉट वेरी इजी, यह बुक जो है बहुत आसान नहीं है। तो आपका राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। यहाँ से आपका डिफ़िकल्ट दिया गया है, तो यह भी वही होगा और यह भी दोनों का जो मीनिंग होगा वह सही एक सेम ही होगा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से आपको परिमेय संख्या बताना। देखिए ये मैथ का प्रश्न है, तो आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर जिसमें आपको परिमेय बता रहा है, तो परिमेय किसको कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन आपका परिमेय है, 2 से 2 कर दिया, आपका 2 बचिएगा, तो आप राइट आंसर यहाँ पर सी कर लीजिएगा। चलिए हम अपने साइंस के प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि हम लोग का 41 नंबर प्रश्न से है। चलिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो देखिए जो नकारात्मक त्वरण है ये किसके यहाँ पर पूछा गया कि किसकी दिशा के विपरीत होती है। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि यह वेग के जो है दिशा के विपरीत होती है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यह जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है यह क्या है, तो यह है आपका तात्कालिक प्रक्रिया है। क्या है, तात्कालिक प्रक्रिया। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि 1 मिली बार बराबर होता है। तो 1 मिली बार बराबर कितना होता है, आपको 100 Nm इनवर्स 2 होता है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है ये कि इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन ही शायद, हाँ 4 दिया गया है आपको, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहे कि वोल्ट एवं कूलाम का गुणांकफल जूल के तुल्य होता है, और वोल्ट एवं एम मीटर का जो गुणांकफल है ये जूल सेकंड होता है। फिर तीसरा है कि वोल्ट एवं वाट का जो गुणांकफल है ये अश्व शक्ति होता है, और वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से जो है ऑप्शन सही है, कौन से गलत है, या फिर चारों सही है। तो इसमें जो आपका सही है तो 1, 3 और 4 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपको सूट कर रहा है। जो वोल्ट एवं वाट का गुणांकफल अश्व शक्ति होता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि बल को मापा जा सकता है। तो बल को कैसे मापा जा सकता है, बल को स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा मापा जा सकता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका का जो प्रयोग है क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संचरित राशि होगी। तो तब जो है संचरित राशि क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग क्या कि एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो t है, और यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका जो आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका जो आपका लोलक की लंबाई में 31% की वृद्धि हो जाए तो इसका जो आवर्तकाल है यह आवर्तकाल भी आपका 10% में वृद्धि हो जाएगा। ठीक, यानी कि 10% का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है 49 नंबर है कि यदि वर्षा की बूंदें 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, तब 64 बूंदों की पृष्ठ, यहाँ पर 64 बूंदों की कुल पृष्ठ ऊर्जा एवं एक बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा में अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपको अनुपात बताना है। यहाँ पर 4:1, 2:1 या फिर 16:1, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, 4:1 होगा। क्या होगा, 4:1 हो जाएगा। चलिए अगला जो 50 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो वेग है यह आपको निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज जो है यह क्या है, यह है आपका F- और इसके बाद कॉमा में है O+। F- और O+ जो होता है ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज होता है। ठीक, अगला है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुएं स्थित है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातुएं स्थित है, तो ये सभी जो अधातुएं हैं ये आपको P ब्लॉक में स्थित है। ठीक, चलिए
यहाँ से हम लोग का एस, थोड़ा सा हम लोग ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एस ब्लॉक में जो है प्रथम वर्ग के जो तत्व तथा द्वितीय वर्ग के तत्व आते हैं, ये क्रमशः क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं होते हैं। ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में धातु और अधातु तथा उपधातु ये तीनों आते हैं। फिर होता है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में आपको संक्रमण धातुएं आते हैं। और आपको अंतिम जो है एफ ब्लॉक है। तो एफ ब्लॉक में आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है एफ ब्लॉक में एल्टिनाइड, एक्टिनाइड और क्या बोलते हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड आते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सहसंयोजी यौगिक के पानी में प्रायः, देखिए प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिक जो है पानी में प्रायः, तो पानी में ये प्रायः जो होते हैं आपका अघुलनशील होते हैं। ठीक, अगला है कि निम्न में से कौन सा अणु पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक इसमें से कौन सा है? देखिए जो O2 इन्वर्स है ये आपको पैरामैग्नेटिक है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ट्रिटियम का संगठन है। ट्रिटियम का संगठन क्या है? तो ट्रिटियम का संगठन इसमें से आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। फिर से आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन और जो है 2 न्यूट्रॉन जो होता है ये आपको ट्रिटियम का संगठन होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि निम्न में एक चांदी का अयस्क है। एक चांदी का अयस्क कौन सा है जी? तो देखिए जो अर्जेंटाइट है यह आपका चांदी का अयस्क है। ठीक, 57 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि सर्वाधिक अस्थायी यौगिक है। तो सर्वाधिक अस्थायी यौगिक इसमें से आपका लिथियम और फ्लोरीन, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट में श्वसन क्रिया होती है। ईस्ट में ये श्वसन क्रिया होती है, तो यह आपको वायवीय एवं अवायवीय ये दोनों प्रकार का होता है। ठीक, ईस्ट में जो श्वसन होता है वायवीय और अवायवीय दोनों होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, कौन सा अंग है? तिल्ली है, दिमाग है, जिगर है, फिर अग्नाशय है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जिगर जो है ये पुनः सृजित हो सकता है। अगला है कि क्विनिन दवा किससे प्राप्त होता है? ये जो क्विनिन दवा है ये किससे प्राप्त होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है कि यह जो होता है आपको सिनकोना से यह प्राप्त होता है। जो क्विनिन दवा है यह सिनकोना से प्राप्त होता है। अगला 61 नंबर जो प्रश्न है कि फाइट्रोक्रोम की खोज की गई थी। देखिए जो फाइट्रोक्रोम इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? यह खोज आपको गवर्नर एम ऑलॉड के द्वारा किया गया था। अगला है कि गैसीय हार्मोन है। गैसीय हार्मोन इसमें से कौन सा है? देखिए जो गैस एथिलीन है ये गैसीय हार्मोन है। ठीक, चलिए अगला जो 63 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। ठीक, कह रहा है कि कौन सा इसमें से ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा देखिए जो टीएमबी है, ना तो प्रोकैरियोटिक है नहीं यह यूकैरियोटिक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान, ये जो दो थे आपको कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक, चलिए अगला जो 65 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक यहाँ पर जेबी लैमार्क थे। ठीक, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय रिजर्व बैंक का गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक का सिफारिश का जो गठन का सिफारिश है यह किया गया था आपको हिल्टन यंग कमीशन। ठीक, आपको याद रखना है हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा यह किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि यूकी बमबारी किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो यूकी जो बमबारी है यह आपको संबंधित है टेनिस से। ठीक, अगला है कि दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको अटलांटिका में। कहाँ पर? अटलांटिका में स्थित है। अगला 69 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो उनके द्वारा जो है विश्व भारती एक संस्था है, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में आपको 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 71 नंबर हम लोग का है कि घायलों और युद्ध कैदियों को देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? तो वह है आपको रेड क्रॉस एक एजेंसी है जो कि आपको घायलों और कैदियों की देखभाल करती है। ठीक, और इसका स्थापना 1863 में ही किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि आरबीआई के लोगों में यहाँ पर कौन से पेड़ का चित्र है? ठीक, आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है? तो इसमें आपको ताड़ के पेड़ का चित्र है। ठीक, आरबीआई से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो आरबीआई के लोगों में जो ताड़ का तो चित्र ही है, और फिर यहाँ पे इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, यह आप सभी को पता है। इसके जो वर्तमान में गवर्नर है वो शशिकांत दास है, और पहला जो इसका मुख्यालय था इसका कोलकाता में था। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो वह स्थित है आपको हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है उसका निर्माण आपको चामुंडा राय के द्वारा किया गया था, चामुंडा राय के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 75 नंबर है कि सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो समंत सेन था। ठीक, अगला प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन का जो दीवार है उसको ध्वस्त किया गया था 1989 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न है कि डच्चों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डच्चों के द्वारा बंगाल में जो है यहाँ पर स्थापित पिपली, एक पिपली नाम से एक कारखाना यहाँ पर उसको द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मुस्तकुल्ली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ठीक है, देखिए प्रश्न है कि मुस्तकुल्ली खां ने जो ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो ढाका से वो बदल कर आपको मुर्शिदाबाद किया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो मगध की यहाँ पर देखिए मगध की राजधानी बना, तो यह बना क्या था? उदयन के शासनकाल में। ठीक, अगला प्रश्न है कि अशोक के द्वारा प्रचारित धर्म क्या है? अशोक के द्वारा प्रचारित धर्म क्या है? तो बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है कि उस समय जो है अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था उस समय जो प्रचारक धर्म था। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रौलट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो रौलट एक्ट 1919 है आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ज्वालामुखी पूछा गया कहाँ पाया जाता है, तो यह आपको मुख्यतः तरुण वलित पर्वतों में पाया जाता है ज्वालामुखी। 83 नंबर जो प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को यहाँ पर सतलज और व्यास 2 नदियों से पानी मिलता है। कि वन आच्छादन के कम होने का कारण, वन व आच्छादन के यहाँ पर कम होने का कारण क्या है? तो यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी, इसलिए जो वन आच्छादन में कमी आ रही है। ठीक, प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है कि भारत का पुराना जो है तेल शोधक कारखाना कौन सा है? भारत का पुराना तेल शोधक कारखाना आपका जो है डिगोबोई है, जिसकी स्थापना 1901 में किया गया था। आपको याद रखना इसकी स्थापना 1901 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जो प्रकाश तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग के एक साथ यहाँ पर क्या बनता है? ये सभी मिलकर जो है एक साथ क्या बनता है? कि तापमान, वर्षा, दाब, वायु वेग, तो ये सभी जो मिलकर बनता है आपको जल वायवीय कारक बनता है। क्या बनता है? जल वायवीय कारक। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है एसटीडी सेवा कब प्रारंभ किया गया था? देखिए जो भारत में एसटीडी सेवा है यह आपको 1960 में शुरू किया गया था। देखिए जो भारत में 1960 में एसटीडी सेवा ये कानपुर तथा लखनऊ के बीच में यह शुरू किया गया था। ठीक, देखिए इसका जो एसटीडी का पूरा नाम होता है वह सब्सक्राइबर
ट्रंक डायलिंग होता है। क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 320 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 33 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, इसका आपका लगभग में होता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको 33 में आपको चला गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को यहाँ से लू कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति ने पंचवर्षीय राज्य के लिए यहाँ पर किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो अशोक मेहता की जब बात आएगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 स्तरीय कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला कौन थे। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज़ उठाने वाले थे वो आपको मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक, मार्टिन लूथर जो किंग थे वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। तो यह उन्होंने जो है मध्याह्न भोजन आरंभ किया गया था, यह आपको अगस्त 1995 में। ठीक, आपको एक्यूरेट समय की बात करें तो 15 अगस्त 1995 से यह शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस आयु वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना जो है राज्य का दायित्व है। ठीक, तो देखिए आपको निःशुल्क जो शिक्षा है यह आपको 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क जो है शिक्षा देने का जो है अनुमान किया गया है और यह जो है अनुच्छेद 45 में वर्णित है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 95 नंबर है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है आपको तृतीय क्षेत्र का। ठीक, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वह थे आपको जीबी मलवंकर। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। यहाँ पर भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा आपको 18 वर्ष रखा गया है। ठीक, चलिए और अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है ये आपको 3 प्रश्न आपको ये करेंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं प्रत्येक सेट जो आपका प्लेटफॉर्म है या फिर किसी भी सेट में। तो आपको याद रखना है कि 3 जो आपको प्रश्न है वो करेंट अफेयर से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, प्रश्न है कि हाल ही में द बैलेंस ऑफ बिलिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक आपको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। दूसरा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल का वितरण की योजना शुरू की। यहाँ पर फोर्टिफाइड चावल की जो वितरण की योजना शुरू किया गया है यह किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि टीबी रोगियों की खोज एवं टीकाकरण के लिए एक विशेष अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और यह हम लोग का जो टेस्ट सीरीज था यह 17 था और जो सेट आपको 18 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।